Hi everyone, myself Raju Vyas from Mumbai, teaching accounts since more than 40 number of years. This video is specially meant for those FYJC students और बिगनर्स जो बुक कीपिंग स्टार्ट कर रहे हैं या शुरुआत कर रहे हैं. बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 2. पार्ट 1 आपने देखा ही होगा, तब जाके पार्ट 2 पे हम आते हैं. अकाउंटिंग टर्म्स यानी कुछ ऐसे वर्ड्स जिसका मीनिंग आपको मालूम होना जरूरी है. तो आज के पार्ट 2 के अंदर एज वी स्टार्ट स्ट्रेट अवे, सबसे पहले यहां लिखा गया एसेट. एसेट जिसको हम सामान्य कॉमन लैंग्वेज में प्रॉपर्टी ऐसा बोलते हैं. आप कोई भी बिजनेस करते हो तो वो बिजनेस करने के लिए आपको प्रॉपर्टी यूज करना पड़ता है, जिसके बगैर यू आर नॉट एबल टू डू द बिजनेस. तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन मतलब एनी टाइप ओन्ड बाय द प्रोप्राइटर या ओनर इज कॉल्ड एज एसेट. आज आप बिजनेस कर रहे हो, आपने जगह लिया, प्रीमाइसिस आपका एसेट है. आपने ऑफिस में फर्नीचर बनवाया, आपका एसेट है. अगर फैक्ट्री है तो उसमें मशीनरी लाए तो आपका एसेट है. आपका कोई व्हीकल है, मोटर कार वगैरह, तो वो एसेट है. तो कोई भी प्रकार का प्रॉपर्टी आपके बिजनेस में जो यूज होता है उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में वी कॉल इट एज अ एसेट. अगर एक ही मार्क है एग्जाम में तो इतना लिखना काफी है. प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन ओन्ड बाय प्रोप्राइटर इज कॉल्ड एसेट. ये 1 मार्क वाला काम हुआ. लेकिन अगर 2 या 3 मार्क वाला काम है तो फिर आप इसको आगे लेके जा सकते हैं कि एसेट में एक होता है फिक्स्ड एसेट, जिसको हम लॉन्ग टर्म एसेट ऐसा बोलेंगे. लॉन्ग टर्म एसेट यानी कि एक बार आपने वो एसेट खरीदा तो उसका बेनिफिट जो है वो आपको लंबे समय तक मिलता रहेगा. जैसे ये यहाँ लिखा मशीनरी या फर्नीचर या मोटर कार. आपने एक बार इस एसेट को खरीदा, फिर सालों साल वो आप यूज कर सकते हो. उसकी लाइफ जो है वो मैनी ईयर्स का होता है. सो फिक्स्ड एसेट इट गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस. दूसरा होता है करंट एसेट. शॉर्ट टर्म एसेट हम लोग बोलते हैं. फिक्स एसेट्स जनरली मोर देन 1 ईयर का लाइफ. करंट एसेट का लाइफ से मैक्स टू मैक्स 1 ईयर ऐसा हम लोग बोलते हैं. करंट एसेट्स gives benefit for short term and we can easily get it converted into cash. बहुत आसानी से हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल डेटर्स यानी कस्टमर्स स्टॉक यानी कि आपका गुड्स जो है अनसोल्ड गुड्स. तीसरा है फिक्टिशियस एसेट्स. ये बेसिकली एसेट्स है ही नहीं. वी कॉल इट दीज आर इमेजिनरी एसेट्स विच डू नॉट हैव एनी रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि इसको हम बेच के कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते. फिक्स एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो सकता है, थोड़ा टाइम लगे लेकिन हो सकता है. करंट एसेट्स थोड़ा जल्दी से, बट यू कैन गेट इट कन्वर्टेड इनटू कैश. लेकिन फिक्टिशियस एसेट जो बेसिकली एसेट होता ही नहीं है, वो एक्सपेंस होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल में लिखा गया एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर सेवरल नंबर ऑफ ईयर्स, से 5 ईयर्स ऐसा लिखा है. 11th के स्टूडेंट को इतना डिटेल मुझे नहीं लगता है अब जाना है. 11th के स्टूडेंट के लिए इतना काफी है कि व्हाट यू मीन बाय एसेट. तो एसेट इज एनी प्रॉपर्टी विच यू आर यूजिंग इन योर बिजनेस. नेक्स्ट यहां पर लिखा गया लायबिलिटीज. देखो हर एक बिजनेसमैन का
कोई ना कोई जगह पर पेमेंट करने का उसका जो जवाबदारी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द पेमेंट। देखो क्या लिखा, व्हाट हैव आई रिटन, अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू अदर्स फॉर द बेनिफिट रिसीव्ड इज नोन एज लायबिलिटी। यानी आपने कुछ बेनिफिट लिया है और उसके बदले में आपको पैसा चुकाने का बाकी है। जैसे कि आपने कहीं से लोन लिया, लोन टेकन फ्रॉम बैंक में बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेकिन आपने पैसा तो लिया, तो सीधी बात है वो पैसा रिटर्न करने का आपका जवाबदारी है। तो ये जो वर्ड यूज किया कि पेमेंट करने का आपका जवाबदारी है, उसी को अकाउंट की भाषा में वी कॉल इट एज लायबिलिटी। ये प्लूरल लिखा है, लायबिलिटीज लिखा है ना, मतलब मैनी। जैसे आपने लोन लिया, पैसा देना बाकी, आपकी जगह भाड़ा पर है, अभी तक आपने भाड़ा नहीं दिया, तो वो भी लायबिलिटी आपका। आपका इलेक्ट्रिक का बिल आ गया है, आपने बिल भरा नहीं है, तो वो भी आपका लायबिलिटी है। आपके वहाँ 2 लोग काम कर रहे हैं, उनका पगार देने का बाकी है, तो वो भी आपका लायबिलिटी है। तो कहीं पर भी आपको पैसा देने का बाकी है, द वर्ड इज पेएबल, किसी को भी देना बाकी है, फॉर द बेनिफिट विच यू हैव रिसीव्ड, उसको हम लायबिलिटी, ये लायबिलिटी सिंगुलर वर्ड है, लायबिलिटीज मतलब बहुत सारा। आगे बढ़ते हैं। डेटर, डेटर इज अ पर्सन, ओके, व्यक्ति, ही इज अ पर्सन फ्रॉम हुम business has to recover money. A person or a party from whom the business has to recover money, यानी जिसके पास से बिजनेस को पैसा लेने का बाकी है। अब भैया क्यों लेना पैसा बाकी है, तो या तो आपने उसको गुड्स या तो सर्विसेज दिया है, या तो आपने उसको गुड्स बेचा है, या तो आपने उसको सर्विस दिया है, यानी आपने कुछ उसका काम करके दिया है। और ऑन क्रेडिट का मतलब आपने उससे अभी तक पैसा नहीं लिया। तो सच अ पर्सन फ्रॉम हुम आई हैव टू रिकवर मनी, जिसके पास से मुझे पैसा लेना बाकी है, क्योंकि या तो आपने उसको गुड्स बेचा है, या तो आपने उसको कोई सर्विस बेचा है, यानी सर्विस दिया है। और ऑन क्रेडिट का मतलब पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। तो ये व्यक्ति, सच अ पर्सन या सच अ पार्टी, वी विल कॉल हिम एज माय डेटर। और अगर मैनी, काफी सारे लोग हैं, तो डेटर्स ऐसा प्लूरल में लिखा जाता है। बेसिकली ही इज अवर कस्टमर, ऐसा मैंने लिखा, क्योंकि हम माल बेचते हैं, तो वो अपना नेचुरली ही इज अवर कस्टमर। तो लायबिलिटीज हो गया, डेटर हो गया। लेट अस मूव फर्दर। क्रेडिटर, ये सिंगुलर वर्ड है, अगर ज्यादा लोग हैं तो क्रेडिटर्स ऐसा किया जाएगा। क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे फॉर परचेसिंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम हिम ऑन क्रेडिट। यानी कि हमने किसी व्यक्ति से गुड्स खरीदा, लेकिन उसको हमने पैसा नहीं चुकाया, ओके। तो सीधी सी बात है, अगर आपने कुछ खरीदा है, ओके, और उसको पेमेंट नहीं किया, तो उस व्यक्ति को हमको पेमेंट करना बाकी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्रेडिटर। तो डेटर वो व्यक्ति है, डेटर इज अ पर्सन जिसके पास से हमको पैसा लेने का बाकी है। अमाउंट इज रिकवरेबल, रिसीवेबल फ्रॉम डेटर। जबकि क्रेडिटर बिल्कुल उसका रिवर्स है, कि ऐसा व्यक्ति, सच अ पर्सन, जिसको हमें पैसा चुकाना बाकी है, टू हुम द बिजनेस हैज टू पे, यानी द अमाउंट इज, दूसरी भाषा में बोले तो पेएबल, देन दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज क्रेडिटर। वो लायबिलिटी है दूसरी भाषा में बिजनेस की, इट इज अ लायबिलिटी, ओके। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इज अ पर्सन whose assets are more than or equal to his liabilities,
ये मैंने मैथमेटिकल नीचे बताया, देखो, एसेट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू लायबिलिटीज, यानी ऐसी व्यक्ति जिसके पास प्रॉपर्टीज बहुत है और उसकी लायबिलिटीज कम है। दूसरी भाषा बोले तो सॉल्वेंट एक ऐसी व्यक्ति है जो जब चाहे ही इज इन अ पोजिशन टू पे ऑल हिज लायबिलिटीज, यानी ऐसी व्यक्ति जो लायबिलिटीज पे करना हो तो कभी भी पे कर सकता है। ही इज इन अ पोजिशन टू क्लियर ऑल हिज लायबिलिटीज, क्योंकि उसका एसेट्स बहुत ज़्यादा है। कुछ एसेट्स बेच बाच के भी वो अपनी लायबिलिटीज क्लियर कर देगा। तो ज़्यादातर बिजनेसमैन जो है, मैं तो बोलूँ 90% ऑफ द पर्सन्स हु आर रनिंग द बिजनेस, उनकी एसेट्स डेफिनेटली ज़्यादा है लायबिलिटीज़ के कंपैरिजन में, और वो कभी भी अपनी लायबिलिटीज़ अगर जरूर पड़े तो पे करने की ताकत रखता है। सॉल्वेंट के बाद इनसॉल्वेंट। यस, इनसॉल्वेंट एक ऐसी व्यक्ति है, इज अ पर्सन, बिल्कुल उल्टा, हुज लायबिलिटीज आर मोर देन हिज एसेट्स। देखो नीचे मैथमेटिकल मैंने लिखा कि लायबिलिटीज आर ग्रेटर देन एसेट्स, मतलब ऐसी व्यक्ति जिसको मतलब बहुत सारा पैसा चुकाने का बाकी है और उसकी एसेट्स बहुत कम है, यानी कि अगर वो सब एसेट्स बेच भी दे, अगर वो सब एसेट्स सोल्ड कर देता है, तभी भी वो लायबिलिटी पे नहीं कर पाएगा किसी भी हाल में, क्योंकि लायबिलिटीज आर मोर। आज समझो उसके पास 20 लाख का एसेट्स है और सामने 50 लाख की लायबिलिटी है, तो कहां से क्लियर करेगा? सब एसेट्स बेचेगा तो भी 20 लैक्स, अब उसको चुकाना है 50 लैक्स, मतलब ही इज नॉट इन ए पोजिशन टू पे ऑफ ऑल हिज लायबिलिटीज। तो सच ए पर्सन इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वी विल कॉल हिम एज अ इंसॉल्वेंट पर्सन। तो मैंने ऐसा बताया आगे कि करीब 90% लोग बिजनेस करते हैं वो सॉल्वेंट है, जो अच्छे फाइनेंशियल पोजीशन में है, इन ए गुड फाइनेंशियल पोजीशन। ये इनसॉल्वेंट कुछ लोग हैं जो कि लोगों का पैसा डुबा देते हैं या पैसा देने की ताकत नहीं रखते हैं। इसी के संदर्भ में एक वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स का मतलब ऐसा निकलता है कि अगर किसी डेटर के पास से या किसी कस्टमर के पास से हमको पैसा लेने का बाकी है, लेकिन वो कस्टमर अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, या तो वो कस्टमर किसी भी हाल में, भले इंसॉल्वेंट ना डिक्लेयर हुआ, फिर भी किसी भी हाल में वो डेटर, वो कस्टमर मेरा मुझे पैसा नहीं दे रहा है, अमाउंट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड। कई बार हम लोग बोलते हैं कि अमाउंट विच इज इरिकवरेबल इज कॉल्ड एज बैड डेब्ट्स। जो पैसा हमारा डूब गया, हाँ, अगर हम सिंपल भाषा यूज करते हैं, कॉमन लैंग्वेज, तो जो पैसा हमारा डूब गया, ऐसा हम कभी कभी बोल देते हैं, यानी कि किसी कस्टमर से पैसा लेना था और हम वो पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत प्रयत्न करने के बावजूद still we are not able to recover that money, then that money we call it as my bad debts and naturally it is my loss. इसलिए मैंने नीचे के वाक्य में लिखा it is a loss to the business. So students, इस वीडियो में बस इतना ही। हमेशा एंड में मैं बोलता हूं कि प्लीज इसको राजू व्यास सर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और इसमें FYJC के वीडियोस मुझे अपलोड करना है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और सब्सक्राइब करने पर आपको कोई पेमेंट करना होता नहीं है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, आपने समझा इसको बराबर, और आगे वीडियोस आएंगे जिसमें हम इससे बेहतर नॉलेज आपको देते रहेंगे।
So thanks for watching everyone. Bye everyone.